आजकल एवरीवन वांट्स टू बी फिट, एवरीवन वांट्स टू बी एक्टिव। हर कोई आजकल कोई ना कोई गेम खेलता है, जिम जाता है या कोई रिक्रिएटिव स्पोर्ट खेलता है। इसकी वजह से एसीएल इंजरीज बहुत कॉमन हो गई हैं, जिसकी वजह से हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉमनली करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक पातस्या है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जब मैं किसी को एसीएल सर्जरी एडवाइस करता हूँ के बारे में बात करूंगा। तो पहला मोस्ट कॉमन सवाल कि डॉक्टर साहब सही टाइम क्या है सर्जरी कराने का? तो राइट टाइम टू गेट एन एसीएल सर्जरी इज जब आपका घुटना एक तो सूजन खत्म हो गई हो, दूसरा कंप्लीटली सीधा हो रहा हो और कंप्लीटली बेंड कर रहा हो, तीसरा आपकी मसल्स, आपकी जो आगे की थाई की मसल्स है जिनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, उन पे आप एक्सरसाइज करके उनको थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो और वो अपना काम कर पा रहे हो। नॉर्मली जब ये तीनों चीजें मीट हो जाती हैं, दैट इज अ गुड टाइम टू ऑप्ट फॉर अ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। दूसरा मोस्ट कॉमन सवाल, डॉक्टर साहब कौन सा ग्राफ्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा? तो एसीएल में 3-4 मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्ट्स हैं। एक पेटेलर टेंडन है, एक क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, एक हैमस्ट्रिंग्स है और एक पेरोनियस है। ये 4 सबसे कॉमनली यूज ग्राफ्ट्स हैं जो आपकी बॉडी से ही निकाले जाते हैं। इसमें हैमस्ट्रिंग सबसे कॉमनली यूज होने वाला ग्राफ्ट है, पेटेलर टेंडन सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ग्राफ्ट है, पेरोनियस और क्वाड्रिसेप्स डिपेंडिंग ऑन सर्जन चॉइस यूज किए जाते हैं। तो अगर आप एक एथलीट हैं, अगर आप एक बहुत ही एक्टिव इंडिविजुअल हैं जो हाई लेवल फुटबॉल या हाई लेवल रग्बी या हाई लेवल कोई गेम परस्यू करना चाहते हैं, तो पेटेलर टेंडन ग्राफ्ट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसके दोनों एंड्स पे बोन होती है। ये बोन जब बोन के अंदर जाती है तो उसकी हीलिंग बेटर होती है, विच गिव्स यू अ मोर स्टर्डी ग्राफ्ट। नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, कभी कभी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाना चाहते हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कि हैमस्ट्रिंग यूज हुआ है या पेरोनियस यूज हुआ है या पेटेलर टेंडन यूज हुआ है। तो मैं ऐसे पेशेंट्स के लिए यूजुअली हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज करता हूँ। तो अपने डॉक्टर से आप एक बार डिस्कस करिए कि आपका एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ क्या है, आप किस तरह की लाइफ परस्यू करना चाहते हैं सर्जरी के बाद, एंड ही विल चूज द राइट ग्राफ्ट फॉर यू। तीसरा मोस्ट कॉमन सवाल, डॉक्टर साहब मैं नॉर्मल लाइफ कब से रिज्यूम करूँ? सो अगर सिर्फ आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, मेनिस्कस में कोई इंजरी नहीं है, मेनिस्कस रिपेयर नहीं हुआ है, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल वॉकिंग रफली 2 वीक्स के अराउंड रिज्यूम कर सकते हैं। पहले 2 हफ्ते हम आपको चलना अलाउ करते हैं, वेट डालना अलाउ करते हैं, बट आपको एक ब्रेस पहनना होता है। दूसरा, आपको एक क्रचेज या फिर एक स्टिक, कोई सपोर्ट यूज करना पड़ता है चलने का। नॉर्मली 2 to 3 वीक्स के आसपास आप ये ब्रेस धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और क्रचेज या स्टिक भी धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। सो 2 से 3 हफ्ते के आसपास आप नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाते हैं। एक और चीज जो पेशेंट पूछते हैं, सर मैं स्पोर्ट्स कब से खेल पाऊंगा? सो स्पोर्ट्स प्लेइंग नॉर्मली 3 मंथ्स पे आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। 6 मंथ्स पे आप रिक्रिएशनल गेम्स स्टार्ट कर सकते हैं, एंड 9 मंथ्स पे एक बार ग्राफ्ट पूरा स्टडी हो गया है, आपकी क्वाड्रिसेप्स पूरी एक्टिव हो गई है, काम कर रही है, 9 मंथ्स पे आप एक्टिव फुल हाई लेवल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। एक और कॉमन सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब मेरे मेनिस्कस में टियर है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो एमआरआई पे नॉर्मली टियर्स बहुत कॉमनली दिखते हैं, पर जब हम सर्जरी करते हैं, जब हम कैमरा डाल के अंदर देखते हैं, तो कई बार जो एमआरआई पे टियर दिख रहा होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, कई बार एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है कि जो टियर एमआरआई पे दिख रहा है उससे बहुत बड़ा टियर अंदर दिखता है। तो ये एक चीज है जो ऑपरेशन के दौरान ही फाइनली पता लगती है कि टियर कितना बड़ा है, टियर कैसा, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी कैसी है, उसको रिपेयर करना है, रिपेयर पॉसिबल है या उसको निकालना पड़ेगा। तो ये एक डिसीजन है जो सर्जरी के दौरान ही पता लगता है। मैं कई बार, क्योंकि पेशेंट्स पूरी तरह बेहोश नहीं होते, तो सर्जरी के दौरान उन्हें कई बार दिखाता हूँ कि ये आपका टियर है और इसको हम या तो रिपेयर कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। एक और कॉमन सवाल कि डॉक्टर साहब मेरा ग्राफ्ट कितने लास्ट करेगा, क्या रीटियर के चांसेस हैं? तो एक हम जो ग्राफ्ट लगा रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ नेचुरल एसीएल, पर वो नेचुरल एसीएल नहीं है। तो अगर नेचुरल एसीएल टूट सकता है, तो अगर आप सेम मूवमेंट, सेम तरीके से फिर से गिरेंगे, ग्राफ्ट पे स्ट्रेन आएगा, तो एक अच्छा वेल हील्ड ग्राफ्ट भी टूट सकता है। दैट कैन हैपन जब आप गेम खेलनी शुरू करें, गेम में आपने कोई ट्विस्टिंग या पिवटिंग मूवमेंट करी या कोई पुश लगा, तो रीटियर हो सकता है। अगर आपका नेचुरल एसीएल टूट सकता है तो आपका आर्टिफिशियल एसीएल भी टूट सकता है। तो आपको प्रिकॉशंस, ध्यान, एक्टिविटी, मसल स्ट्रेंथनिंग, इन सब पे काम करना पड़ेगा ताकि आपका एसीएल रीटियर ना हो। एक और चीज जो पेशेंट पूछते हैं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं ब्रेस को पहनना छोड़ दूं, या मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सपोर्ट लेना छोड़ दूं चलते हुए? नॉर्मली ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है, जो इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी मसल स्ट्रेंथ इतनी हो गई है कि आप ब्रेस धीरे धीरे पहनना छोड़ सकते हैं। तो आपको कैसे पता रहेगा? इसका एक अच्छा साइन होता है कि आप स्ट्रेट लेग रेजिंग जो एक्सरसाइज होती है, कि आप घुटने को बिल्कुल सीधा रख के उठा पा रहे हैं पैर या नहीं उठा पा रहे हैं। इफ यू आर एबल टू डू अ स्ट्रेट लेग रेज और आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी जो मसल है थाई की,
जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, वो काम कर पा रही है, वो नी को कंट्रोल कर पा रही है। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप धीरे धीरे ब्रेस वेयरिंग को वीन ऑफ कर सकते हो, धीरे धीरे सपोर्ट को, स्टिक सपोर्ट को भी वीन ऑफ कर सकते हो। नॉर्मली ये 2 से 3 हफ्ते के आसपास होने लगता है। इसके लिए IFT और टेंस बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको कराएगा। एंड वंस आप स्ट्रेट लेग रेस कंफर्टेबली कर पा रहे हो, आप धीरे धीरे ब्रेस और अपने सपोर्ट को वीन ऑफ कर सकते हो। अगर आपके ACL रिलेटेड कोई भी सवाल है, प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।